हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये साइंस का लेक्चर नंबर 37 है। अभी तक हम टोटल 36 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। और इसमें जो टोटल 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चनों में कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल डाले गए हैं, जो कि फिजिक्स के हैं। और आपने देखा ही होगा कि जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ न्यूमेरिकल आए थे। कम से कम 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है और 15 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर है फैक्चुअल। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़, हर एक प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने भी पुराने लेक्चर देखे डले हुए हैं आप उन्हें भी देख लीजिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अंत तक जुड़े रहिएगा। इस 30 क्वेश्चन में से आपसे कितने बन रहे हैं और कहाँ पर दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें अगर आप डिस्कस करोगे डे बाय डे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा और बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर का सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1071 नंबर का। ठीक है, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो हम 1070 नंबर तक के वो पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे, ये पीडीएफ है। तो पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि ब्लैंक गैस का प्रयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी गैस है जिसका यूज प्रदीप्त गैस के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर इथाइन, सेकंड ऑप्शन है ब्यूटेन, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन और फोर्थ ऑप्शन है मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, कि जो प्रोपेन होता है उसका यूज़ हम प्रतिदीप्त गैस के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप जानते ही होंगे कि जो ब्यूटेन और प्रोपेन है वो एलपीजी गैस का मुख्य घटक होता है, ये आपको याद होगा। और एक मिथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, अभी आप सैनिटाइजर का नाम सुन रहे होंगे ज़्यादातर, तो मिथाइल एल्कोहल जो होता है, मिथाइल एल्कोहल एक ये विषैला द्रव्य पदार्थ होता है, ये आपको याद रखना है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड की जो प्रोपेन है गैस का प्रयोग प्रतिदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72वां यहाँ पर, कि परमाणु त्रिज्या को नापा जाता है। ठीक है, जो परमाणु त्रिज्या उसे किससे मापा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोमीटर, थर्ड ऑप्शन है नैनोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नैनोमीटर के द्वारा परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। और नैनोमीटर क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है क्या, नैनोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 2-3 यूनिट की बात कर रहा हूँ, आप उसे याद रख लीजिए। एक होता है नैनोमीटर, ठीक है, तो नैनोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है कौन, नैनोमीटर। माइक्रोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁶ मीटर, ये क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एटोमीटर। ठीक है, एटोमीटर, और एटोमीटर हम किसको बोलते हैं, 10⁻⁸। ठीक है, इसे कहा जाता है एटोमीटर। ठीक है, एक होता है पिकोमीटर। ठीक है, क्या होता है, पिकोमीटर, और पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। और ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं, पिकोमीटर कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, नैनोमीटर 10⁻⁹, माइक्रोमीटर 10⁻�6, एटोमीटर 10⁻⁸ और पिकोमीटर 10⁻⁻15 होता है। तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर था कि परमाणु की त्रिज्या किसके द्वारा मापी जाती है, तो नैनोमीटर के द्वारा। और परमाणु की एक्चुअल में त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻10 होती है एंगस्ट्रॉम। किसकी त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1073 नंबर का, कि 1 किलो वाट बराबर से कितना होता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट बराबर से होता है 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 1 किलो वाट बराबर से कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁶, वो भी काय में होता है, जूल में होता है। तो ये यूनिट भी याद रखिएगा, किस में होता है, जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1074 नंबर का हो जाएगा कि तांबा, ठीक है, तांबा सल्फेट, मतलब ये CuSO4 की बात कर रहा है। ठीक है, तांबा सल्फेट मतलब होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, Zn मिलाया जाने पर खालिस्तान स्थापित होता है। ठीक है, अगर आप 10वीं क्लास की NCERT पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम इतना जानते हैं कि जो कॉपर है उससे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक। जिंक उससे ज़्यादा क्रियाशील है। तो जब कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की क्रिया होगी तो ये कॉपर यहाँ से हट जाएगा और जिंक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, तो ZnSO4 बनेगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर खालिस्तान विस्थापित होता है। तो विस्थापित कौन हुआ, कॉपर विस्थापित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापित क्या हुआ है, तो तांबा विस्थापित हुआ है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और थोड़ा सा आप NCERT पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा, भी आपके पास समय है।
अगला क्वेश्चन है कि छोटा सा न्यूमेरिकल कि एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। तो देखो औसत चाल बताइए। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर से क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो जब औसत चाल निकालते हैं तो टोटल दूरी लिखते हैं अंश में। टोटल दूरी मतलब 23 मीटर ये है और 15 मीटर ये है, तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। बटे में समय, और समय टोटल आएगा 3 सेकंड ये 2 सेकंड ये, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 सेकंड। अगर सॉल्व करेंगे तो 5 तो 35, ठीक है, बचा कितना 4, तो 5 है कितना 40, तो 7.8 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है 7.8। एक मिनट, यहाँ 4 आ रहा है ना, तो 5 40 यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो बाकी हम ये बोल सकते हैं, एक मिनट, ये 23 और 15 जब हम जोड़ेंगे, एक मिनट है ना, यहाँ पर कितना हो रहा है 23 मीटर और 15 मीटर जब हम इसे जोड़ेंगे तो शायद 38 मीटर हो रहा है। तो टोटल दूरी बटे टोटल समय 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। सॉल्व करोगे तो 5 35 और बचा 3, 5 6 30, मतलब आ जाएगा कितना 7.6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी है ना, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है बल, थर्ड ऑप्शन है जड़त्व और फोर्थ ऑप्शन है दाब। अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये डायरेक्टली एक परिभाषा ही है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा है वो कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। याद रखिएगा, जो ऊर्जा है वो अदिश राशि है और इस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये एक अदिश राशि है और किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1077 नंबर का। ठीक है, कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आप जानते होंगे परिपक्व शुक्राणु, ठीक है, जो पुरुषों में पाया जाता है और अंडाणु किस में पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में। तो हम ये बोल सकते हैं कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो पहला ऑप्शन है वास डिफरेंस, सेकंड ऑप्शन है वृषण, थर्ड ऑप्शन है अंडकोश की थैली और फोर्थ ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि जो वृषण होते हैं तो इस वृषण में परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है या बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वृषण नर जनन ग्रंथियाँ है जो अंडाकार होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1078 नंबर का, कि खालिस्तान यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा यौगिक है जो कि सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा यौगिक है जो सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड और फोर्थ ऑप्शन है जिप्सम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO। सुखाने के लिए मतलब नमी होगी और नमी मतलब क्या होगा, H2O होगा। तो जब H2O मिलेगा तो बन क्या जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है नमी मिलने के बाद। तो एक्चुअल में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सुखाने वाला एजेंट है, उसमें जब नमी मिलती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। CaOH होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना, CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बिना बुझे हुए चूने को क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये CaO जो है ना, इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया फिर से। और न्यूमेरिकल ऐसा कुछ है कि 10 kg, ठीक है, 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो 10 kg की एक वस्तु है, 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ती है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो KE। ठीक है, KE मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर से 1/2 mv²। और v m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है और v क्या है, वेलोसिटी है। तो 1/2 m का मान कितना दिया है 10 और v का मान कितना दिया है 2, तो 2 का वर्ग आ जाएगा। 200 काटोगे तो कितना आएगा 5, 2 का वर्ग 4, 4 पंचे कितना आ जाएगा 20, और 20 का है में गतिज ऊर्जा होती है जूल इकाई। तो जूल मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 20 जूल होगी। और इस प्रकार के छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल है उसमें आप अपनी कमांड बनाइए तो बहुत बेटर होगा और आपका रिजल्ट 100% भी रह सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो।
अगला क्वेश्चन है 1080 नंबर का कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है। तो देखो एक व्यक्ति है, 50 न्यूटन का क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, 10 मीटर दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये हमसे बोला गया है। तो आप ये देखो कि कार्य का फॉर्मूला आपको पता है या नहीं। तो कार्य W बराबर से क्या होता है, F/d होता है। ठीक है, तो यहाँ W मतलब है कार्य, F मतलब है विस्थापन, या हम इसको सॉरी F मतलब हो जाएगा बल और D मतलब हो जाएगा विस्थापन। तो F मतलब है बल, और बल कितना लग रहा है 50 न्यूटन, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। विस्थापन कितना हो रहा है तो 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। जब कैलकुलेट करोगे तो 50 और 10 का गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना 500। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है तो जूल होता है, तो 500 जूल टोटल क्या होगा, कार्य होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन ये समझना है आपको कि जब भी न्यूमेरिकल पढ़ो तो उसमें वैल्यू किस किस चीज़ की दी है और पूछा क्या है। जो चीज़ पूछी होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो भी आप आंसर तक आराम से पहुँच ही जाओगे। अगला क्वेश्चन है यदि तरंग, ठीक है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करती है। यदि एक तरंग है जो कि 2.5 सेकेंड में 20 तरंग पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, तो पूछा क्या है यहाँ पर, आवृत्ति पूछी। तो सबसे पहले आवृत्ति का फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए। तो आवृत्ति बराबर से, ठीक है, या n बराबर से हम लिख देते हैं, जो आवृत्ति है पूछी है तो आवृत्ति का फॉर्मूला n बराबर से 1/t आ जाएगा। और t क्या है यहाँ पर, समय है। तो n बराबर से कितने से, देखो कितने कंपन हुए हैं 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और समय कितना लगा है तो 2.5 सेकेंड। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 8, और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है, HZ। तो हम बोल सकते हैं कि 8 हर्ज क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर n बराबर से 1/t। तो यहाँ पर एक की जगह कितना लिख दिया, टोटल कंपन कितने हुए थे 20, तो यहाँ 20 लिखा, t की जगह 2.5 लिखा, सॉल्व करा तो हम डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1082 नंबर का कि खालिस्तान के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण लगता है, ये तो आप जानते ही, पर सबसे कम आकर्षण कब लगता है ये हमसे पूछा गया है। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें सबसे कम आकर्षण बल होगा। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि ये हो गया एक केंद्र, ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले। और इस प्रकार से हर परमाणु की ऐसी क्या होती है, कक्षाएं होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना पास रहेगा उसमें आकर्षण बल उतना अधिक, और जो जितना दूर रहेगा उसमें आकर्षण बल उतना कम लगेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जितना पास में रहेगा मतलब इसका परमाणु छोटा है, और जितना दूर अगर इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका परमाणु क्या है, बड़ा है। तो जितना बड़ा परमाणु उसमें आकर्षण बल उतना कम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो आकर्षण बल कम किस में लगेगा, तो ऑक्सीजन है, बोरान है, मरकरी है और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। बोरान की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मरकरी की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, मरकरी का शायद 80 होगा, है ना, 80 या 82। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा परमाणु किसका आ रहा है, मरकरी का आ रहा है। ठीक है, एक मिनट हम इसे देख लेते हैं कि मरकरी का परमाणु क्रमांक आई होप 80 ही है ना। यहाँ पर देख लो, ये है मरकरी जिसको हम Hg बोलते हैं, तो परमाणु क्रमांक कितना है, 80 है। नाइट्रोजन था तो परमाणु क्रमांक कितना है, 7। ऑक्सीजन था परमाणु क्रमांक कितना है, 8। और एक था हमारे पास बोरान, परमाणु क्रमांक कितना है, 5। तो जितना ज़्यादा परमाणु क्रमांक रहेगा उतना परमाणु क्या रहेगा, ऐसी कक्षाओं की संख्या अधिक होगी। और जितनी दूर रहेगा ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन, उसमें उतना कम आकर्षण बल लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मरकरी है इसके इलेक्ट्रॉनों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल लग रहा होगा। मतलब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ समझे होंगे कि जो मरकरी है इसका परमाणु क्रमांक 80 है, सॉरी कितना है, 80 है परमाणु क्रमांक। और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत अधिक दूरी पर रहेंगे जिसमें आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, पर थोड़ी सी एक समझ भी आप में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 1083 नंबर का, और एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि राम एक 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। तो मान लो ये एक तालाब है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है इसकी, तो 88 मीटर है। तो राम 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस आने में रास्ते में टोटल कितनी दूरी तय करी, 176। मतलब जो उसने दूरी तय करी है ना, तो भाई देखो 88 मीटर गया और 88 मीटर वापस आया, तो टोटल दूरी कितनी चली, तो उसने 176 मीटर की दूरी चली है। ठीक है, और 1 मिनट में तय करता है। तो हमारे पास दूरी दे दी और टाइम दे दिया कितना, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड चली है। तो औसत चाल क्या होगी, तो एक्चुअल में औसत चाल क्या होती है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास 176 और कुल समय कितना है
60, तो 60 को हम 6 गुणे 10 लिख सकते हैं। जब सॉल्व करोगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, बचा कितना हमारे पास 6 बचा है, ठीक, सॉरी कितना बच गया 6 दूनी 12, बचा कितना 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 काट किससे रहे हम, यहाँ पर 6 से काट रहे हैं, ठीक है। तो आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि सारे के सारे ऑप्शन एक में टोटल दूरी कितनी है 176, और हम टोटल दूरी 176 हो गई तालाब में ऐसा जाने और वापस आने की। टोटल समय 1 मिनट है, तो हम भाग किससे दे रहे हैं 6 गुणे 10 से भाग दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो पा रही है। 6 से अगर काटेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12, बचा कितना 5, ठीक है। तो 6 नम सॉरी 6 6 36, 6 नम क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है 2.9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चनों में से एक है, बस ये आपको पता होना चाहिए। टोटल दूरी दी है, टोटल समय दिया है, डायरेक्ट भाग दोगे तो औसत चाल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 1084 नंबर का कि महिलाओं में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है, ठीक है। मतलब महिलाओं में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो हम इतना जानते हैं कि जो महिला है उसमें दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की टोटल 23 गुणसूत्र महिला में होते हैं, उसमें से तो 22 जो होते हैं वो अलग है, और जो लास्ट जोड़ा होता है वो महिला में होता है XX का। परंतु वहीं पर पुरुष की बात करते तो 22 जोड़े तो अलग होते, पर लास्ट जोड़ा क्या होता है XY का होता, ठीक है। तो महिलाओं के जो गुणसूत्र होते हैं वो 22 + XX गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। और पुरुष के गुणसूत्र बोलते हैं तो ये आता 22 + XY, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलेटर ऊष्मारोधी का प्रतिरोध होता है। तो आपने ये देखा होगा कि इंसुलेटर किसको बोलते हैं, पहले ये देख लो। आपने कभी मोटर खोलते हुए देखा होगा, ठीक है, कहीं मैकेनिक होगा आपके आसपास तो जो पानी की मोटर होगी उसे खोलते हुए देखा होगा। तो इस प्रकार की कुंडली रहती है और इसमें ऐसे तार लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तार लगे हुए होते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है कि इंसुलेटर लगा दिया जाता है। तो इन तारों में क्या हो जाता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, कुचालक होता है जिसमें विद्युत धारा इसके बाहर नहीं जा पाती। तो हम बोल सकते हैं कि ये इंसुलेटर है, इसका प्रतिरोध कैसा होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है उच्च होता है। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो इस इंसुलेटर से कोई भी धारा बाहर नहीं जा पाएगी, कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसुलेटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है उच्च होता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक और उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया 186 नंबर का कि राम 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में टोटल कितनी दूरी तय करी उसने। तो टोटल दूरी तय करी कितनी 150 मीटर। तो हम इतना जानते हैं कि जो चाल होती है औसत चाल वो क्या होती है टोटल दूरी बटे टोटल क्या होता है समय होता है। तो टोटल दूरी है 150 और टोटल समय कितना लगता है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना सेकंड 60 सेकंड। तो 60 से भाग दे दोगे तो 0 से 0 कटा, तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 2.5। तो 2.5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इतने इसकी क्या थी राम की औसत चाल थी एक तालाब को तैर कर जाने और तैर कर वापस आने, क्योंकि 75 मीटर गया 75 मीटर आया, मतलब टोटल दूरी 150, टोटल समय कितना 60। तो टोटल दूरी में समय का भाग देंगे तो औसत चाल तक हम पहुँच ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 87 की कांसा क्या है। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चनों में से एक है। जो कांसा क्या है तो एक मिश्र धातु होगी। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो कांसा है एक मिश्र धातु है। तो कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बनती है तो कॉपर और टीन से, ठीक है। कांसा किससे मिलकर बनता है कॉपर और टीन से। तो कॉपर कितना % होता है तो 90% होता है कॉपर, और टीन कितना होता है तो 10% होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10% टीन और 90% कॉपर मिलने पर क्या बनता है मिश्र धातु बनती है, और वो मिश्र धातु का नाम क्या होता है तो कांसा होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या है राइट आंसर होगा। एक और याद रख लीजिएगा एक गन मेटल होता है, ठीक है, गन मेटल होता है, और ये भी क्या होती है मिश्र धातु होती है। तो गन मेटल किस किस चीज़ से बनी होती है तो कॉपर से, जिंक से और टीन से मिलकर बनी होती है कौन गन मेटल। कॉपर कितना % होता है तो 90% होता है कॉपर, 2% होता है जिंक और 8% होता है क्या टीन। तो ये आपको याद रखना कि जो गन मेटल एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बनी होती है। कॉपर 90%, जिंक 2% और टीन 8% होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होता है टाइप मेटल, ये भी याद रखिएगा टाइप, ठीक है। एक टाइप मेटल होता है, टाइप मेटल का संघटक क्या होता है तो लेड होता है Pb, इसी में होता है एंटीमनी Sb और इसी में होता है टीन Sn, ठीक है। तो यहाँ पर लेड कितना होता है तो 82% होता है लेड,
वहीं एंटीमनी की अगर हम बात करें तो ये होता है 15% और टीन की बात करें तो होता है 3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल संघटक। ठीक है, तो 82% लेड, 15% एंटीमनी और 3% टीन होता है, ये मिश्र धातु है। पर ये काय का है, टाइप मेटल। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा था कांसा, तो कांसा एक मिश्र धातु होगी जो कि कॉपर और टीन से मिलने से बनती है। तो 2-3 और मिश्र धातु मैंने जो बताई, तो इसे आप अगर नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, यही पेपर में अक्सर करके पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है 1088 नंबर का कि वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो नामकरण की प्रणाली किसने दी है, ये हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है लीनियस ने, सेकंड ऑप्शन है हेकेल ने, थर्ड ऑप्शन है डोबेराइनर ने और फोर्थ ऑप्शन है डार्विन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो कैरोलस लीनियस थे, ठीक है, इन्होंने 1753 में द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया था, जिसे हम नामकरण प्रणाली के नाम से जानते हैं। और कौन ने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कब, 1753 में। अगला क्वेश्चन है 1089। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के गति वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो द्रव्यमान है और वेग है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो के ई बराबर से होती है 1/2 mv² होती है गतिज ऊर्जा। तो 1/2 का 1/2 m का मान कितना है, 20 है, और v का मान कितना है, 8, तो 8 का वर्ग होगा। 2 से काटोगे तो कितना जाएगा, 10, 8 का वर्ग 64, 64 में 10 का गुणा करोगे तो जाएगा 640 मीटर पर सेकंड। पर हम इतना जानते हैं गतिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 540 जूल। तो देखो ये पास्कल है पहले ऑप्शन में, दूसरे में जूल, तीसरे में मीटर पर सेकंड और फोर्थ में न्यूटन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1090 नंबर का कि यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, मतलब एक जो बल्ब है वो 100 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई पावर कितनी है। ठीक है, तो टोटल उसने 100 जूल ऊर्जा का प्रयोग करा और 20 सेकंड तक चला। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा पावर का फॉर्मूला, पावर P बराबर से शक्ति जिसको बोलते हैं, P बराबर से W अपॉन होता है क्या, T। तो W मतलब है क्या, ऊर्जा, तो ऊर्जा कितनी है 100, और T मतलब है समय, तो बटे में क्या जाएगा 20। तो हम 20 से अगर हम काटेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इसकी पावर थी कितनी थी, 5 वॉट थी। कितनी, 5 वॉट थी। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पावर बराबर से W/T होता है, मतलब यहाँ शक्ति बराबर से कार्य बटे समय होता है। तो कार्य का मात्रक था कितना, 100, और समय का मात्रक था, मान था 20। सॉल्व करोगे तो 5 वॉट आएगा। तो आपको याद रखना कि पावर का मात्रक क्या होता है, तो वॉट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसका भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1091 के निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा, तो मोनेरा समूह से संबंधित कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है डाई एटम, थर्ड ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोनेरा समूह से संबंधित माइकोप्लाज्मा नहीं है, जबकि बैक्टीरिया, डाई एटम और साइनोबैक्टीरिया ये मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये 9th क्लास में क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, और ये चैप्टर आप पढ़ ही लेना। ठीक है, क्लासिफिकेशन नाम का 9th क्लास की NCERT में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है। तो हम इतना जानते हैं कि ये हुआ नाभिक, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो जो पहला सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ये जो दूसरा सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। और जो तीसरा सेल होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। और पहले सेल को हम K, सेकंड वाले को L, थर्ड वाले को M बोलते हैं। तो M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1093 की प्रसव पीड़ा। ठीक है, प्रसव पीड़ा खालिस्तान दीवार के संकुचन के कारण होता है। ठीक है, तो जो प्रसव पीड़ा है वो किस चीज़ के संकुचन के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर जिनका मुक्त होना, सेकंड ऑप्शन है अंडाशय, और थर्ड ऑप्शन है गर्भाशय, और फोर्थ ऑप्शन है उदर का निचला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि गर्भाशय की दीवारों के संकुचन के कारण। ठीक है, तो गर्भाशय की दीवारों के संकुचन के कारण क्या होता है, प्रसव पीड़ा होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ, आप इस नाम को याद रखिएगा।
कि जो प्रसव पीड़ा के दौरान क्या होता है, जो मादा होती है उसके शरीर में एक हार्मोन निकलता है, उससे बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। क्या कहते हैं? रिलैक्सिन। ठीक है, या नाम लिख लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। तो जो प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं में जो एक हार्मोन रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं, हार्मोन होता है। ठीक है, और ये काय से स्त्रावित होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये भी याद रखिएगा। तो ये कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, किससे? कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है। ठीक है, मतलब जो रिलैक्सिन हार्मोन ये करता क्या है? तो ये करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1094 नंबर का कि एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 13 है। तो उस तत्व में कितने सेल होंगे? तो देखो अभी हमने देखा था कि ये नाभिक हुआ, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। पहले सेल में कितने आते हैं? के सेल में आ गए कितने? 2। फिर एल में कितने आ गए? 8। 2 8 कितने हो गए? 10 के एल। फिर उसके बाद बचा क्या? एम। तो हमारे पास ये 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 13। मतलब जितने परमाणु होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 13 परमाणु है मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 आ गए पहली सेल में, दूसरे में आ गए 8। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल कितने सेल हुई? तो के एल एम। तो टोटल कितने सेल हुए हमारे पास? 3 सेल हुए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे समझने के लिए आप 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप इतने में समझ पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगला क्वेश्चन 1095 नंबर का है कि एन, ठीक है, एन के परमाणु संख्या 7 है। मतलब ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7 है। तो फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो ये बोला है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परिवार, हम इस पूरे को नाइट्रोजन परिवार कहेंगे। ये पूरे को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन आता है, फिर फास्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है, फिर एंटीमनी आता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ आता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का कितना हो जाएगा? 33। तो उसने यही बोला कि नाइट्रोजन परिवार में तीसरे तत्व या तीसरे समूह के परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो क्या है? 33 है। ठीक है, निकालते कैसे? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था और एंटीमनी एसबी। ठीक है, एंटीमनी था। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 था, तो हम 7 में पहले कितना जोड़ते हैं? 8। तो अगला आ जाता है, तो इसका कितना आ गया? 15। फिर इसमें जोड़ते हैं कितना? 18। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। फिर से एक बार क्या जोड़ते हैं? 18। तो ये अगले का परमाणु क्रमांक आ जाएगा कितना? 8 और 3 हो जाएगा, 11 का एक बचेगा, 1, 3 और 2 कितना? 5। तो 51 हो जाएगा। तो हम जोड़ते कैसे? 8 8 18 18 फिर 32, इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल याद रख लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का कितना है? 51 होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसे कॉलम कॉलम अगर आप याद करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी और इसका डेफिनेटली आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 1096 नंबर का कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव जो रक्त होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है लसिका कोशिका, सेकंड ऑप्शन है क्षार रंग की रंगी कोशिकाएं, थर्ड ऑप्शन है लाल कोशिकाएं और फोर्थ ऑप्शन है श्वेत कोशिकाएं। ठीक है, तो 96 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। की जो WBC होती है, ठीक है, WBC रक्त में WBC होती है जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। श्वेत कोशिकाओं को ही WBC कहा जाता है। ठीक है, और WBC को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो WBC है इसे ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। जो WBC होती है अनियमित आकार की होती है, मतलब WBC का आकार निश्चित नहीं होता और इसमें केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो RBC होती है, ठीक है, RBC होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता बल्कि WBC में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये लिम्फोसाइड एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है कौन? WBC लिम्फोसाइड एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती। तो फाइनली क्वेश्चन था कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मतलब मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका तो क्या होती है? श्वेत कोशिका, WBC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1097 कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ता है ना तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि की गति बढ़ जाएगी
और हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की गति बढ़ जाती है। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.6, ठीक है 61, ठीक है 0.61 मीटर पर सेकंड की ध्वनि बढ़ जाती है। तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की कितनी गति बढ़ती है, तो 0.61 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन था हमारा कि ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है 1098 नंबर का कि यदि वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती तो औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी, तो 16 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 2 और 4 कितना 6 सेकंड, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, तो 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आपको औसत चाल, ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स के, इससे हर एक क्वेश्चन आपको बनना ही बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन 1099 नंबर का कि खालिस्तान का पीएच मान कागज में प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। मतलब ऐसा कौन है चारों ऑप्शन में जिनका पीएच मान का पता हम कागज के प्रयोग से नहीं लगा सकते। तो पहला ऑप्शन है स्याही, सेकंड ऑप्शन है पानी, थर्ड ऑप्शन है जूस और फोर्थ ऑप्शन है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो स्याही कागज में फैलेगी तो इसका पीएच मान पता लगाया जा सकता है, पानी फैलता है इसका पता लगाया जा सकता है, जूस भी कागज पर फैलेगा मतलब लिटमस पेपर पर फैलेगा तो इसका पता लगाया जा सकता है। तो हमसे पूछा कि किसका पता लगाया नहीं जा सकता, तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, ठीक है NaHCO3। अगर ये ठोस है तो हम जब इसे कागज में रखेंगे तो कागज और इसके बीच कोई क्रिया ही नहीं हो पाएगी, तो उसका पीएच मान भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1100 नंबर का कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, ठीक है, जो मानव शरीर है उसमें श्वसन वर्णक क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फियोमेलानिन, सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है मेलेनिन और फोर्थ ऑप्शन है यूमेलानिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर कि हीमोग्लोबिन जो होता है मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रक्त मतलब O2 से क्रिया करके इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में वाहक का कार्य करता है, ठीक है। तो श्वसन वर्णक का काम करता है कौन, हीमोग्लोबिन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।